गुड मॉर्निंग दोस्तों। बेसिक टर्म्स के पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी एसेट्स पढ़ी थी, काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स कोई भी वो चीज़ होती है, कोई भी वो वस्तु होती है जिसे हम ओन करते हैं, विच वी ओन, यानी ये हमारी ओनरशिप में है। इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एसेट का, वो है दीज आर कैरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स, so they are having in capacity that they can earn future benefits for us। यानी हमें आगे चलकर इससे फ्यूचर बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और टेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फिक्टिशियस होता है। काफ़ी बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करें, तो हमने हिंदी में यह लिखा है ताकि हमें लर्न हो जाए ये चीज़। अब सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका जो टेन्योर है वो मोर देन 1 ईयर या फिर हम कह सकते हैं लाइफ टाइम होता है। जैसे जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। जो भी प्लांट हमारे पास है, प्लांट से यहाँ मतलब पौधों से नहीं है, प्लांट से यहाँ मतलब है जैसे प्लांट होते हैं उसमें कॉपर प्लांट आता है जिससे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से लेड का होता है, तो इसे हम कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी जो भी हमारी फैक्ट्री में हमारे पास में होती है, तो इसमें दोनों क्वालिटीज़ होती है। हमारी ओनरशिप इसमें होती है, सेकेंडली फ्यूचर बेनिफिट्स कैरी करते हैं। मतलब जो भी हम चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे या हम प्रोड्यूस करेंगे, हमारे प्रोडक्शन से हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। सेकंड आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो भी बिल्डिंग है हमारी जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा ऑफिस है वो हमारी लैंड और बिल्डिंग में आता है। अगेन दे आर कैरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज विच वी ओन। सेकेंडली they can generate future benefits because we are going to conduct our business in that। थर्ड इज़ फर्नीचर एंड फिक्चर्स। यस, जो भी फर्नीचर और फिक्चर हम यूज़ करते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे प्रोडक्शन यूनिट में, हमारी फैक्ट्री में, वो सब भी हमारी एसेट है। सेकंड आता है करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होती है, अब जैसे आप जानते हैं कि करंट का मीनिंग क्या होता है, क्विक, फटाफट करंट लगता है इंसान को। तो यानी कि करंट का मतलब है कि वो एसेट्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही क्विकली कैश में। यस, करंट एसेट वो होती है जो कि हमारी शॉर्ट टर्म की होती है। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे कैश की ज़रूरत है 2 लाख रुपए की। मेरे पास सबसे पहली चीज़ होगी कैश इन है। यस, लेकिन ये कैश है मेरे पास नहीं इस वक्त, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं, क्लासिफिकेशन है करंट एसेट का, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कैश इन है। यस, आज अगर मेरे पास में कैश है इन हैंड यानी एकदम रेडी, तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। उससे मैं कोई भी एसेट खरीद सकती हूँ, प्रोडक्शन कर सकती हूँ, सैलरीज दे सकती हूँ। सेकेंडली कैश एट बैंक। अब मुझे अगर किसी को और भी बड़ा पेमेंट करना है तो मैं बैंक से निकाल सकती हूँ पैसा। ठीक है। थर्ड आता है रिसीवेबल्स। इन सब का टेन्योर लेस देन 1 ईयर होता है और इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अब रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, टू बी रिसीव्ड है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है टू बी रिसीव्ड। अब इसमें क्या आ सकता है? सबसे पहली चीज़ इसमें आ सकती है डेटर्स। अब भैया डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो इंसान होता है, वो पार्टी होती है जिसको हमने हमारा प्रोडक्ट क्रेडिट पे दिया है, कैश पे नहीं दिया। मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्शन सेल करती हूँ, अगर मैंने कैश, मुझे बदले में कैश मिला, यानी वो कैश सेल्स है। ठीक है। लेकिन जो डेटर होते हैं वो रिलेटेड होते हैं क्रेडिट सेल्स के। क्रेडिट सेल से रिलेटेड होते हैं। ये बंदा मुझसे आज प्रोडक्शन उसने मेरा ख़रीदा, अब ये मुझे कह रहा है कि मैं आपको 15 दिन के बाद में ये पैसे वापस दे दूँगा। ठीक है, तो वो मेरा डेटर हुआ। अब आपकी एग्ज़ाम में ये वर्ड आ सकता है सन्ड्री डेटर्स के नाम से, ट्रेड डेटर्स के नाम से,
रिसीवेबल्स जो हमने लिखा है उसके नाम से। तो ये काफ़ी इससे आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज़ आ गई। आप इसे डेटर्स कह सकते हैं, आप इसे रिसीवेबल्स कह सकते हैं, आप इसे सन्ड्री डेटर्स कह सकते हैं, ट्रेड डेटर्स कह सकते हैं और रिसीवेबल्स कह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं, कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में ये टर्म भी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है डेटर। अब आता है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है भाई? बिल्स रिसीवेबल एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जब हम कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे पेमेंट के मोड होते हैं। कुछ लोग हमें कैश पेमेंट करते हैं, कुछ लोग हमें चेक से पेमेंट करते हैं, कुछ लोग हमें बिल भी देते हैं, वो बाद में आप लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन क्लासेस में। तो बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेक द पेमेंट्स। नाउ इट इज़ कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बिकॉज दीज डेटर्स, ये जो डेटर है ये कहते हैं कि जी आप ऐसा करो कि मैं आपको एक बिल बना के दे देता हूँ। ठीक है, उस बिल में क्या होगा कि ये बिल मैंने इस तरह से बनाया, इसमें आप एक अलग चैप्टर है वैसे बिल्स के ऊपर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये डेटर्स हमें बिल्स दे देते हैं जिस पे मैंने कुछ डेट लिखी है, मैंने अमाउंट लिखी हुई है और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो एक प्रॉमिसरी नोट हो जाता है कि मैं आपको अगर पेमेंट ना करूँ आपके प्रोडक्शन का, है ना, 30 डेज़ के बाद या जो भी इस पर टेन्योर है, 15 डेज़, 30 डेज़, वट एवर इट इज़, 25 डेज़, अगर मैं आपको पेमेंट ना करूँ तो आप ये बिल बैंक में ले जाना और आप इससे कैश ले लेना। उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो उसको आप इससे पेमेंट ले लेना। ये जब आप बिल दिखाओगे बैंक में या फिर किसी भी शख्स को या मेरे पास लाओगे तो मैं इससे आपको पेमेंट दे दूँगा। ये होता है बिल्स रिसीवेबल। तो ऐसे बिल जो हमें रिसीव हुए हैं, जिससे हमें पेमेंट रिसीव होगा, टू बी रिसीव, जो हमें डेटर ने दिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। आपको अभी कन्फ्यूजन लग रहा हो ये बिल्स रिसीवेबल क्या वाला है, तो आप ये रेफरेंस ले लीजिए, ये बिल है जो हमें डेटर देता है, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम इसके थ्रू पेमेंट ले लेंगे। बाकी डिटेल में बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ेंगे बिल्स, तब हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है कि स्टॉक। अब स्टॉक क्या चीज़ है? स्टॉक, जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, स्टॉक इज द प्रोडक्ट विच वी हैव एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड। जो हमारे पास में बिना बिका हुआ माल बचा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, वो हमारा स्टॉक है। ये भी हमारे लिए करंट एसेट है क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी किसी भी पार्टी को सेल करके, तो वो हमें कैश दे देगा। अब आता है टेंजिबल एसेट। अब ये क्या है भाई, टेंजिबल एसेट क्या होता है, या फिक्टिशियस? टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जादू। टेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसकी वैल्यू बहुत होती है हमारे लिए, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, इनटेंजिबल फॉर्म में होती है। कैसे? मान लीजिए कि मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शेयर्स खरीदे, ठीक है, अब मैंने उसके शेयर्स खरीदे तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन अगर मैं किसी भी लोकल वेंडर के शेयर्स खरीदती हूँ या मैं उसका प्रोडक्ट खरीदती हूँ, आप इसको इस तरह से देखिए, शेयर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप ये देखिए कि आप एक सोप लेकर आए, कोई लोकल मार्केट का, ठीक है, कोई भी लोकल वेंडर का सोप लेकर आए, और एक आप लेकर आए लक्स या फिर डव, ठीक है, तो आपके हिसाब से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लक्स की या फिर डव की? ठीक है, और तो क्या हुआ, क्या फ़र्क क्या है दोनों में? सेम होती है, सोप होती है, वो भी नहाने के काम में आती है, ये भी नहाने के काम में होती है, लेकिन जो डव है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, यानी उसकी गुडविल ज़्यादा है, उसका नाम ज़्यादा है, वो बहुत सालों से काम कर रही है, क्वालिटी अच्छी होती है और काफ़ी सारे फीचर्स हैं उसके अंदर, और वो काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा नाम है। बड़ा नाम इज़ व्हाट? गुडविल। जब हम कंपनीज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है कभी भी, लेकिन
उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो हमारा कमाया हुआ नाम है, हमारा ब्रांड है, हमारी वैल्यू है जो हमारी मार्केट में होती है। तो ये भी हमारी एसेट है, क्योंकि इससे मैं फ्यूचर बेनिफिट कैरी करती हूँ। जब भी किसी बिजनेस को हम बेचते हैं किसी और शख्स को, तो हमें गुडविल के तरह से काफ़ी मोटी रकम मिलती है, क्योंकि हमने जो उसकी मार्केट में हमारी ब्रांड बनाई है, जिसके लिए आपको कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लोग उसे नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। सेकेंड आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप जानते हैं, आपने देखा होगा सोप पे भी ट्रेडमार्क होता है, जितने भी FMCG के प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उन पे सब पे ट्रेडमार्क होता है। तो ट्रेडमार्क एक वैल्यू एडिशन होता है हमारे प्रोडक्ट में, कि इसका ट्रेडमार्क हमारे पास है, हम सिर्फ और सिर्फ हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कॉपीराइट। ये दोनों मोर और लेस सेम है। कॉपीराइट में भी हम सेम टू सेम होता है कि मेरे पास कॉपीराइट है। ये अधिकतर बुक्स में आता है या फिर और रिटेल में नहीं आता, ये FMCG प्रोडक्ट्स के लिए होता है। फिर आता है पेटेंट। ये किसी भी साइंटिफिक अगर हमने कोई इन्वेंशन किया है तो हम उसे पेटेंट करा लेते हैं। मान लीजिए मेरी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैंने वेंटिलेटर्स बनाए, या फिर मैंने कोई ऐसी मशीन बनाई जो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई। सपोज़ मैंने ये जो निर्भया के लिए कोई मशीन बनाई, जिसके अंदर आप एक टिक करेंगे और सीधा कहीं पर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं उसे पेटेंट करवा लूँगी। तो जब मैं उसे पेटेंट करवा लूँगी तो वो सिर्फ मेरी चीज़ होगी और मैं ही उसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट है कि मेरे पास पेटेंट है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसे मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ। बाकी अगर किसी को भी उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो मुझे पे करके मुझसे वो प्रोडक्ट लेगा। ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट दिखती नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ये जो फिक्टिशियस एसेट पे क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, आप इसे ज़रूर अच्छे से समझ लें। चलिए, आज के लिए हम सिर्फ एसेट्स पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ और काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं वीडियोस। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और कोई भी इशू हो या कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, सारे फीडबैक्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वी विल डेफिनेटली इम्प्रोवाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।